अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। साइंस ग्रुप का स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज हमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, जिसका टॉपिक कॉन्गोरेंट ट्राइंगल्स है। तो स्टूडेंट्स चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। चैप्टर नंबर 10 को आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 जैसे आपने टॉपिक सुना कॉन्गोरेंट ट्राइंगल। अब आपके ज़हन में सवाल होगा ये कॉन्गोरेंट क्या चीज़ होती है, तो कुछ ही देर में हम कॉन्गोरेंट को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें। स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन पढ़ाने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ गुजरांवाला बोर्ड के अंदर यूनिट नंबर 10 में से जस्ट 3 मार्क का पेपर आपको आएगा। स्टूडेंट्स आपको मेरी बात सुननी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात मैंने आपके सामने रखी है कि गुजरांवाला बोर्ड में से आपको जस्ट 3 मार्क का चैप्टर नंबर 10 में से पेपर आएगा। 1 नंबर का MCQ स्टूडेंट आएगा और 2 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के थ्योरम्स जो है जस्ट उनको हम MCQs के लिए पढ़ेंगे, उन्हें हम प्रैक्टिकली परफॉर्म जो है वो नहीं करेंगे। तो हम पूरे चैप्टर को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि इसमें से कौन सी चीज़ों को आपको स्किप करना है। तो आइए इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। इन दिस यूनिट बिफोर proving the theorems, we will explain what is meant by 1-1 correspondence। अब देखा 1-1 correspondence, ये 1-1 correspondence क्या चीज़ है? The symbol used for 1-1 correspondence is this। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको समझने वाली हैं, बहुत आपके काम आने वाली हैं। 1-1 correspondence जो है 1-1 correspondence, उसको सिंबॉलिकली आप कैसे लिखेंगे वो लिखेगा, ये देखिएगा 1-1 करस्पोंडेंस है, उसको सिंबॉलिकली आप ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है कि 1-1 करस्पोंडेंस को आप सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, और 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से जैसे कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ समझा होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी नेक्स्ट समझना। तो 1-1 करस्पोंडेंस को स्टूडेंट्स आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। And congruency of triangle, we shall also state SAS postulate। Students SAS के बारे में बताना चाहता हूँ। S stand for side and A stand for angle। दोबारा मेरी बात सुनिएगा, S stand for side and A stand for angle and again S means side। So ये पढ़ा जाएगा side angle side postulate। दोबारा सुनेगा साइड एंगल साइड postulate। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। मैं करस्पोंडेंस के बारे में आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये करस्पोंडेंस क्या चीज़ होती है। स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है, जैसे आपको 2 ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं, ये दोनों ट्राइंगल जैसे आप देख रहे हैं, एक ट्राइंगल की साइड AB है। अब आप दूसरी ट्राइंगल की भी यही साइड लेंगे, इसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं करस्पोंडेंस। एक दफ़ा दोबारा मेरी बात सुन लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप एक ट्राइंगल की AB साइड लेंगे और दूसरी ट्राइंगल की कौन सी साइड लेंगे? DE। कौन सी साइड लेंगे? DE। तो ये स्टूडेंट्स करस्पोंडेंस कहलाएंगी। अब जैसे आप पहली ट्राइंगल का फर्ज करें आप BC साइड लेते हैं, तो दूसरी ट्राइंगल का आप कौन सा लेंगे? EF। BC और EF ये दोनों भी करस्पोंडेंस होंगे। इसके बाद AC और DF ये भी करस्पोंडेंस होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने मेरी बात को सुन लिया, समझ लिया। साइड AB करस्पोंडेंस होगी साइड DE के, साइड BC करस्पोंडेंस होगी साइड EF के, साइड AC या CA वो करस्पोंडेंस होगी साइड DF या EFD के। इस तरह स्टूडेंट्स एंगल A जो है वो करस्पोंडेंस होगा एंगल D के, एंगल B जो है वो करस्पोंडेंस होगा एंगल E के, और एंगल C जो है वो करस्पोंडेंस होगा एंगल F के। एंगल A किसके करस्पोंडेंस होगा? एंगल D के। एंगल B किसके करस्पोंडेंस होगा? एंगल CE के। एंगल C किसके करस्पोंडेंस होगा? एंगल F के। आइए स्टूडेंट इसी चीज़ को हम प्रॉपरली पढ़ते और समझते हैं। Let there are 2 triangles ABC and DEF out of total 6
स्टूडेंट्स आपको पता है एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं। आप यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख सकते हैं, हाउ मैनी कंपोनेंट्स अ ट्राइंगल हैज। एक ट्राइंगल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दोबारा सुनिएगा, हाउ मैनी कंपोनेंट्स अ ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। स्टूडेंट्स इस बात को हम यूनिट नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स। Let there be a 2 triangles ABC and DEF out of total 6 1 1। इस 1 1 को आपको पता चल गया 1 1 correspondence that can be established between triangle ABC and triangle DEF. One of the choices is explained below। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एंगल A जो है वो करस्पोंडेंस होगा एंगल D के, एंगल B, एंगल E के, एंगल C, एंगल F के। तो ये वही बात जो मैंने आपको पहले ही समझा दी थी उसको अब आप प्रैक्टिकली सीखने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं इन द करस्पोंडेंस ट्राइंगल ABC करस्पोंडेंट टू ट्राइंगल DEF, इट मींस एंगल A इज करस्पोंडेंस टू एंगल D। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल A करस्पोंडेंस टू एंगल B। ये सिंबॉलिकली जो है करस्पोंडेंस का सिंबल आपने पढ़ा। एंगल B इज करस्पोंडेंस टू एंगल E, जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल B इज करस्पोंडेंस टू एंगल E। एंगल C इज करस्पोंडेंस टू एंगल F, जैसे कि आपने देखा एंगल C इज करस्पोंडेंट टू एंगल F। इस तरह आपने एंगल्स को पढ़ा। अब साइड की टर्न आ गई। आप कह सकते हैं AB साइड AB इज करस्पोंडेंस टू DE, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था। ट्राइंगल जैसे मैंने आपको बताई थी कि AB करस्पोंडेंस होगा DE के, BC करस्पोंडेंस होगा EF के और AC करस्पोंडेंस होगा DF के। तो स्टूडेंट्स यही बातें जो आपने पहले पढ़ ली हैं उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। AB is correspondence to DF, BC is correspondence to EF, CA is correspondence to FD। तो स्टूडेंट्स ये वही बातें जैसे मैंने करस्पोंडेंस के वाले से बता दिया, सेम साइड और सेम एंगल वो करस्पोंडेंस होंगे ईच अदर के। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। अब देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स इसका आप दूसरा नाम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके 2 नाम लिखे जा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, द सेकंड वन इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स ये इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है, इस चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन है। आप लिखेंगे डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आइए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल को हम पढ़ते और समझते हैं। अब देख रहे हैं 2 ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। रिटन सिंबॉलिकली एज, ध्यान में रखिएगा आप कॉन्ग्रुएंट को सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया कि इस चैप्टर में से MCQ आना है और MCQ के बारे में आपको 100% इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंबल कैसे लिखते हैं। कुछ देर पहले भी हमने करस्पोंडेंस के सिंबल को 1 1 करस्पोंडेंस के सिंबल को डिस्कस किया। इस तरह कॉन्ग्रुएंट सिंबल को भी आपको पता होना चाहिए कि उसका सिंबल कौन सा होता है। आप देख रहे हैं ये इसका सिंबल है। इसके बाद आप देख रहे थे 2 triangles are said to be congruent, written symbolically as if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। तो स्टूडेंट्स आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में सुना कि अगर एक ट्राइंगल के करस्पोंडिंग साइड्स और करस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल हो तो आप ऐसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपने सुना कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में
करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो उन्हें आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलेंगे। तो आपके सामने एग्जांपल है, दो ट्राइंगल्स आपको नजर आ रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं ए बी और डी ई, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है। बी सी और ई एफ ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है। इसके बाद ए ई और डी एफ ये भी करस्पॉन्डिंग साइड है। इसके बाद आप देख रहे हैं एंगल ए और एंगल डी ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल बी और एंगल ई ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल सी और एंगल एफ ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो आप कह सकते हैं ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल। तो स्टूडेंट्स ए बी अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए डी ई के, दोबारा सुनिएगा, ए बी अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए डी ई के, बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ई एफ के, दोबारा सुनिएगा, बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ई एफ के, उसके बाद ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए डी एफ के, दोबारा सुनिएगा, ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए डी एफ के। उसके बाद एंगल ए वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए एंगल डी के, एंगल ए किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एंगल डी के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट हो जाए एंगल ई के, एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए एंगल एफ के। तो ट्राइएंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, CA is congruent to FD, angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E, angle C is congruent to F। तो स्टूडेंट्स अगर ये सारी चीज़ें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, यू कैन से दैट ट्राइएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे कि आपने डेफिनेशन में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइएंगल की डेफिनेशन में सुना कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसी तरह मैंने आपके सामने करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करके ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। आइए आगे डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं इसके साथ एक छोटा सा नोट भी लिखा है, उस नोट को भी आइए समझते हैं। These triangles are congruent with respect to above mentioned choice of the one correspondence। जैसे कि आपने देखा कि जो above choice आपको दी गई है कि तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये वन करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स होना चाहिए। जो आप ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल की साइड लें वही सेकंड ट्राइंगल की भी साइड आपका लेना ज़रूरी होता है। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, इसका मतलब ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी सी के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्राइंगल डी ई एफ के। इस तरह इसका उल्टा करें अगर आप, तो ट्राइंगल डी ई एफ को आप लिख सकते हैं ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट्स ये तकरीबन हमने ट्राइंगल्स उसको समझ लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं इसका फोर्थ पॉइंट, ट्राइंगल ए बी सी इज ट्राइंगल टू डी ई एफ and triangle ABC is equal to triangle PQR and triangle DEF is equal to triangle to PQR. In any correspondence of two triangles, if two sides and their including angles of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angles of the other, then triangles are congruent। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आप करस्पॉन्डिंग साइड्स, सारी की सारी साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। जैसे कि आपने लेक्चर के स्टार्ट में एक SAS पोस्टुलेट पढ़ा था, आपको याद होगा SAS पोस्टुलेट, और मैंने आपको बताया था S स्टैंड फॉर साइड, A स्टैंड फॉर एंगल, S स्टैंड फॉर साइड। अगर आप दो ट्राइंगल में दो साइडें और एक एंगल प्रूव कर लेते हैं तो ये स्टूडेंट्स SAS पोस्टुलेट होगा। अकॉर्डिंग टू दैट पोस्टुलेट ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। आप देख रहे हैं ए बी और डी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ए एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद आपने देखा ए सी डी ई के डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। यू कैन से दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू SAS पोस्टुलेट। आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 10.1 है, जैसे कि आप देख रहे हैं 10.1 थ्योरम फर्स्ट थ्योरम है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था, आपको गुजरांवाला बोर्ड में इस चैप्टर में से कोई भी थ्योरम नहीं आता, तो जस्ट हम इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे ताकि हम MCQs को सॉल्व करने के एबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन
ASA postulate. क्या है? डिफाइन SAS postulate. अब स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं SAS मीन्स एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल. स्टूडेंट्स अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स और एक साइड वो कॉन्ग्रुएंट हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड के, तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. तो स्टूडेंट्स मैं थ्योरम की स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद हम डेफिनेशन का आंसर भी सेट करेंगे. आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of other, then triangles are congruent. दोबारा सुनिएगा. In correspondence of two triangle, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then the triangle are congruent. Students अगर आप दो ट्राइंगल्स के, अगर आप एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड और दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि आपने सुना अगर आप दो ट्राइंगल में एक करस्पॉन्डिंग साइड और दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर इक्वल. और आप इस ट्राइंगल को कैसे इक्वल बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ASA postulate, एंगल साइड एंगल postulate. तो स्टूडेंट्स आपने इसको समझ लिया. इस थ्योरम को डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है. आइए आगे चलते हैं. नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट है. बिल्कुल ये स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे आपने कुछ देर पहले डिस्कस किया. आइए पढ़ते हैं. इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, इफ वन साइड एंड एनी टू साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. जैसे कि आपने सुना one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angle of the other, then triangle are congruent. जैसे कि आपने सुना कि अगर एक ट्राइंगल की, अगर दो ट्राइंगल की एक करस्पॉन्डिंग साइड दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, और दो एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हो, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल विल बी इक्वल. और वो इक्वल कैसे होंगे? क्योंकि आपने एक एंगल और दो साइड को कॉन्ग्रुएंट कर दिया. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आपने वैसे का वैसा पढ़ा, जो भी कुछ देर पहले हम पढ़ रहे थे ये बिल्कुल वैसे का वैसा था. आइए आगे चलते हैं. थ्योरम नंबर 2. जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया कि हम थ्योरम्स को जस्ट ओनली फॉर MCQs जो है वो पढ़ रहे हैं. तो आइए इसको डिस्कस करते हैं. इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, जैसे कि आपने सुना कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो, देन देयर अपोजिट साइड आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. तो स्टूडेंट्स मैं इस बात को आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए. आइए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं. मैं आपके सामने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करूंगा. ABC DEF. ये दो ट्राइंगल्स मैंने आपके सामने ड्रॉ की. जैसे कि आपने थ्योरम के अंदर सुना, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हों, अगर दो एंगल स्टूडेंट्स आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. इस ट्राइंगल को ज़रा आसान करने के लिए हम ऐसे बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए. दो डिफरेंट ट्राइंगल बनाएंगे, फिर आपके लिए समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा. ऐसे ट्राइंगल बना लेते हैं ABC. तो स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हों एक ट्राइंगल के अंदर, आप देख रहे हैं अगर एंगल B इक्वल हो एंगल C के,
दोबारा मेरी बात सुनिएगा, अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो, यानी एंगल बी इक्वल हो एंगल सी के, देन आप कह सकते हैं इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। जैसे आप देख रहे हैं ये एंगल सी है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ए सी। एंगल सी की ऑपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ए बी। और आप देख रहे हैं ये एंगल बी है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ए सी। इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी बनेगी, ए सी। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल है। यू कैन से दैट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। स्टूडेंट्स आपको जहन में रखना है कि कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपने ऐसे लिखना है, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे आपने सुना थ्योरम के अंदर कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स थ्योरम को दोबारा एक दफ़ा डिस्कस करते हैं और इसमें चंद एक चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आप स्टूडेंट्स टू एंगल को मार्क कर लें, कॉन्ग्रुएंट को मार्क कर लें, ट्राइंगल को मार्क कर लें, देन साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। ऑपोजिट साइड को अंडरलाइन कर लें और कॉन्ग्रुएंट को भी अंडरलाइन कर लें। स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको ये थ्योरम एज एमसीक्यूज आ सकता है तो आपको ये जो मैंने वर्ड्स बताए हैं इनमें से कोई एक वर्ड मिसिंग हो सकता है। जैसे टू एंगल्स मिसिंग हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, ऑपोजिट साइड हो सकता है और लास्ट पे भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपका मार्क करना यहाँ पर ज़रूरी है। तो आपने सुना कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइडें आपस में कॉन्ग्रुएंट हो, जैसे आपने सुना कि एक ट्राइंगल के दो साइड्स, दो अपोजिट एंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगी। आइए आगे चलते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 30 डिग्री। देखिएगा अगर एक ट्राइंगल 30 डिग्री का, द हाइपोटेनियस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। तो आपने सुना अगर एक एंगल राइट एंगल का 30 डिग्री हो, द हाइपोटेनियस इज ट्वाइस एज लॉन्ग द ऑपोजिट साइड, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। तो आपने सुना हाइपोटेनियस का जो अपोजिट एंगल होगा वो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस होगा। क्या होगा, ट्वाइस होगा। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, डबल होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक में ट्राइंगल भी हमारे पास बनी है, आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका एक एंगल जो है वो 30 डिग्री है। और स्टूडेंट्स ये जो इसका एंगल हमारे पास बच जाएगा, ये जो एंगल हमारे पास बच जाएगा वो इसका, इस एंगल का ट्वाइस होगा। क्या होगा, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होगा डबल। ट्वाइस का क्या मतलब हो जाएगा, डबल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अगर ये 30 है तो एंगल ए कितने डिग्री का होगा, वो 60 डिग्री का होगा। और आपने सुना कि ये कितने डिग्री का है, 90। दोबारा एक दफ़ा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इफ़ वन एंगल ऑफ राइट एंगल इज 30 डिग्री, द हाइपोटेनियस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। तो स्टूडेंट्स आप इसमें मार्क करेंगे वन एंगल, राइट एंगल 30 डिग्री, हाइपोटेनियस ट्वाइस। ये स्टूडेंट्स आपने वर्ड्स मार्क करने हैं फॉर एमसीक्यूज। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। दोबारा सुनिएगा, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू इट,
द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आपने सुना कि अगर आप एक एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं और वो जो बाइसेक्टर होगा आपको पता है कि वो ट्राइंगल को के दो इक्वल साइड्स बना देंगे। जैसे कि आपने देखा एंगल के जब आप बाइसेक्टर बनाते हैं तो वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो जैसे आपने सुना इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड अपोजिट टू इट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो स्टूडेंट्स आप मार्क करेंगे बाइसेक्टर को, एन एंगल को, ट्राइंगल को, ऑपोजिट साइड को और आइसोसेलेस को। ये चंद एक चीज़ें स्टूडेंट्स आपने मार्क करनी है फॉर एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा इसकी एक्सरसाइज 10.1 भी हमने नहीं पढ़नी, उसमें भी थ्योरम है। एक्सरसाइज 10.2 भी हमने नहीं पढ़नी, उसके अंदर भी थ्योरम है। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें से थ्योरम नहीं आना, इसलिए हम एक्सरसाइज 10.1 को भी नहीं पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.2 को भी नहीं पढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स थर्ड थ्योरम को पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड थ्योरम भी एक पोस्टुलेट है, आप इसको सबसे पहले लिखेंगे डिफाइन एस postulate, define S postulate. S stand for side 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 side। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा था साइड एंगल साइड, सेकंड आपने पढ़ा एस ए एंगल साइड एंगल, थर्ड पोस्टुलेट आप पढ़ रहे हैं साइड 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 यानी एस पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन है, थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी पोस्टुलेट आप पढ़ेंगे, अभी हम तीसरा पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स इन पोस्टुलेट ही यही पोस्टुलेट इस चैप्टर में से एज अ डेफिनेशन आते हैं। तकरीबन 95% चांसेस होते हैं इन्हीं पोस्टुलेट का, यानी जो पोस्टुलेट आपने पढ़े हैं, दो पोस्टुलेट पढ़े हैं और कुछ पोस्टुलेट अभी आप कुछ देर में पढ़ेंगे, वो सारे के सारे पोस्टुलेट जो हैं वो पेपर में एज अ डेफिनेशन आ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इस पोस्टुलेट को हम समझते हैं और पढ़ते हैं। इन अ करेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स। जैसे कि आपने सुना एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो हैं अगर वो इक्वल हो करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एक दफ़ा दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड। अगर पहली ट्राइंगल की तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल के इक्वल हो तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आइए इसको मिसाल से भी समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, सेकेंड ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। तो स्टूडेंट्स अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट हो डी ई के, ए बी कॉन्ग्रुएंट हो डी ई के, मैं इसको साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, ए बी कॉन्ग्रुएंट हो डी ई के, इसी तरह बी सी कॉन्ग्रुएंट हो ई एफ के। आप देखिएगा बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ई एफ के और ए सी कॉन्ग्रुएंट होगा डी एफ के। ए सी वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? डी एफ के। ए सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डी एफ के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा तीनों करस्पॉन्डिंग साइड हमने इक्वल की है। आपने क्या किया? तीनों करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल की है। ए बी को डी ई के कॉन्ग्रुएंट किया, बी सी को ई एफ के कॉन्ग्रुएंट किया, ए सी को डी एफ के कॉन्ग्रुएंट किया। तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो आप कह सकते हैं ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू एस पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ आपने थ्योरम नंबर 3 में पढ़ी थी। आइए इसको एक दफ़ा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा हमारा क्वेश्चन था डिफाइन एस पोस्टुलेट इन अ करस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स
of the other, then two triangle are congruent. तो ये स्टूडेंट SSS postulate हमने डिस्कस कर लिया। स्टूडेंट्स आप इसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाई थी, आप डेफिनेशन के लास्ट पे ये एग्जांपल भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, मैं आपको इसको पढ़कर सुनाता हूँ और इसे हम हाईलाइट भी करेंगे। इफ़ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस, आपने सुना कि दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं वो एक ही बेस पर बनाई जाती हैं, ठीक। आपने सुना इफ़ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, एक साइड पर बनाई जाती है, देन ऑफ देयर कॉमन बेस, उनकी बेस भी क्या है, कॉमन बेस है। The line through vertices would be right bisector of the common base। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि अगर आप दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं एक ही बेस पर, तो जो इनमें से बाइसेक्टर बनेगा वो बाइसेक्टर क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने टू आइसोसेलेस, सेम साइड, कॉमन बेस, उसके बाद राइट बाइसेक्टर और कॉमन बेस को अंडरलाइन किया है, आप भी इसको अंडरलाइन कर लेगा। ये सवाल आपको इनमें से कोई भी वर्ड स्किप होकर एज MCQ आपको आ सकता है। आइए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स 194 पेज है, इसमें आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। An equilateral triangle is an equiangular triangle। जैसे कि आपने सुना एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होगी, जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो आपको ध्यान में रखना है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल। इक्विएंगुलर ट्राइंगल स्टूडेंट्स कौन सी ट्राइंगल होगी, जिसके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल, इक्विएंगुलर ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। स्टूडेंट 10.3 को हमने नहीं पढ़ना, ये इसमें थ्योरम है, थ्योरम को आपने नहीं पढ़ना। आइए नेक्स्ट थ्योरम 10.4 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आप स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, आप यहां पे लिखेंगे डिफाइन HS postulate। क्या आप लिखेंगे, HS postulate। तो आप HS postulate लिखेंगे। स्टूडेंट्स पूरे चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन HS postulate है। H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस एंड S स्टैंड फॉर साइड। स्टूडेंट HS सुनते ही आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ जानी चाहिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होगा। HS postulate राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होगा, जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी होगा, बेस भी होगा, हाइपोटेनियस भी होगी। तो स्टूडेंट्स आप परपेंडिकुलर और बेस को साइड बोलेंगे और हाइपोटेनियस को H बोलेंगे, H बोलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। आप देख रहे हैं इफ इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि आपने देखा दो राइट एंगल ट्राइंगल में द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेनियस एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोबारा सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। If in the correspondence of two right angle triangles, अब आपके पास दो right angle triangle है, the hypotenuse and one side of triangle, जैसे एक triangle का hypotenuse और एक side are congruent to the hypotenuse and side corresponding side, जैसे कि आपने सुना दूसरी triangle के corresponding hypotenuse और corresponding side के इक्वल हो, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स आपने सुना कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल हो उनमें हाइपोटेनियस और करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो आप उसको HS postulate कह सकते हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कह सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देख रहे हैं मैं आपके सामने दो राइट एंगल बनाऊंगा,
ए बी सी डी ई एफ। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने दो राइट एंगल बनाए। जैसे कि आपको पता है राइट एंगल के ऑपोजिट साइड 90 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। उसके बाद 90 की ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी, हाइपोटेनियस होगी। अब हाइपोटेनियस का तो आपको पता चल गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप पहली ट्राइंगल का ए बी लेते हैं तो इसकी दूसरी ट्राइंगल का भी करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? डी ई। ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? डी ई। हाइपोटेन्यूज तो आपने लेना है, हाइपोटेन्यूज का आपको पता चल गया, उसका नाम है बी सी और ई एफ। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? बी सी और ई एफ। और अब मसला है साइड का, और साइड भी आपको करस्पॉन्डिंग लेनी है। अगर आप ए बी साइड लेंगे तो आपको डी ई साइड लेनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट्स साइड लेते हैं ए सी तो आपको दूसरी ट्राइंगल का भी करस्पॉन्डिंग साइड यानी डी एफ लेना होगा। इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है। स्टूडेंट अगर आप देखें, अगर एक ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, और पहली ट्राइंगल की आप करस्पॉन्डिंग साइड एक साइड और दूसरी ट्राइंगल की भी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं और आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि आप कहते हैं हाइपोटेनियस बी सी, हाइपोटेनियस बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेनियस ई एफ के, और आप कहते हैं कि ए सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई के, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू एच एस पास्चुलेट। एच एस पास्चुलेट के अकॉर्डिंग आप इस थ्योरम को इस ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। आइए एक दफ़ा दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। If in the correspondence of two right angle triangles, the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then triangles are congruent। जैसे कि आपने सुना दो ट्राइंगल में आप हाइपोटेनियस और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी विद रिस्पेक्ट टू एच एस पास्चुलेट। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है स्टूडेंट्स 196। इसमें एक एग्जाम्पल है, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आपने सुना इफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल to the opposite side are congruent, then triangle is isosceles। तो आपने सुना कि अगर परपेंडिकुलर बनाए जाएं दो वर्टिसेस के ट्राइंगल के तो उनकी ऑपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी और ट्राइंगल क्या होंगी? आइसोसेलेस होगी। स्टूडेंट्स 10.4 को आप देख रहे हैं, ये भी हमने नहीं पढ़ना। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि ये थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज है, तो आपने इस एक्सरसाइज को गुजरांवाला बोर्ड के लिए नहीं तैयार करना। आइए रिव्यू एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 10 का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, अरे हैज टू एंड पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपने बताना है ट्रू है क्या फॉल्स है। आपको पता है रे का एक एंड पॉइंट होता है, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अरे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, रे हैज टू एंड पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। आगे देखिएगा, इन अ ट्राइंगल देयर कैन ओनली बी वन राइट एंगल। जैसे कि आपको पता है एक राइट एंगल के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर एक ही राइट एंगल हो सकता है, तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। एक ट्राइंगल में कितने एंगल ट्रू राइट होंगे? एक एंगल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 पॉइंट आर सेड टू बी कोलिनियर
इफ दे लाई ऑन अ सेम लाइन। आपने देखा 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं अगर वो एक ही लाइन पे लाई करें। आपको याद होगा यूनिट नंबर 9 हमने जब पढ़ा था उसमें कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन आपको याद होगी। 2 or more than 2 points lie on a same straight line is called collinear point। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको collinear point की डेफिनेशन याद करवा दी। आपको याद है 3 points are said to be collinear if they lie on a same line। तो स्टूडेंट्स ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है पैरेलल लाइन तो सीधी लाइंस होते हैं, वो कभी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर समझ आ जाए। स्टूडेंट्स ये 2 पैरेलल लाइन है, इन्हें आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक पॉइंट पर मैच करना। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होगा? एक पॉइंट पे मैच करना। जैसे आप देख रहे हैं ये एक पॉइंट पे मैच करते हैं, उसकी वजह क्या है? ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं। तो स्टूडेंट्स आपको ज़हन में रखना है 2 पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। आगे देखिएगा 2 लाइंस इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया 2 लाइंस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो सकती हैं? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 2 लाइंस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? एक पे। तो 2 लाइंस इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल। स्टूडेंट कैसे हो सकता है एक ट्राइंगल की साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो और उसके एंगल नॉन कॉन्ग्रुएंट हो? तो स्टूडेंट्स एक ट्राइंगल जिसकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट है उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ट्राइंगल जिसकी साइड्स नॉन कॉन्ग्रुएंट है उसके एंगल भी नॉन कॉन्ग्रुएंट होगी। तो स्टूडेंट इसकी आधी स्टेटमेंट सही है और आधी गलत है, यानी कॉन्ग्रुएंट साइड्स होंगी तो कॉन्ग्रुएंट जो है वो एंगल होंगे। यहाँ पे नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल लिखा है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इन ट्राइंगल ABC is congruent triangle LMN, angle M is equal to angle N is equal to angle A is equal to। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले ट्राइंगल्स को समझना है। मैं आपको ट्राइंगल्स को समझाने लगा हूँ, आपको बड़ी एहतियात के साथ बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को समझना है। अब देख रहे हैं एंगल A कितने डिग्री का है? 90। एंगल B कितने डिग्री का है? 30। एंगल C कितने डिग्री का है? 60। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, एंगल A कितने डिग्री का है? 90। एंगल B कितने डिग्री का है? 30। एंगल C कितने डिग्री का है? 60। आपको समझ आ गई। नेक्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं। एंगल L कितने डिग्री का है? 90। एंगल N कितने डिग्री का है? 60। एंगल M कितने डिग्री का है? 30। एक दफ़ा दोबारा देखिएगा, एंगल L कितने डिग्री का है? 90। एंगल N कितने डिग्री का है? 60। एंगल M कितने डिग्री का है? 30। तो स्टूडेंट्स आपने सारे एंगल्स को फाइंड कर लिया और आपको समझ आ गई इस बात की कि 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री के इक्वल होगा, 30 डिग्री 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो आपको समझ आ गई। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एंगल M, आइए पहले ट्राइंगल में देखते हैं एंगल M है कितने डिग्री का। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल M 30 डिग्री है। अब दूसरी ट्राइंगल में देखें 30 डिग्री किधर बना है, वो आप देख रहे हैं कहाँ पे बना है? B पे। एंगल M कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। अब पहली ट्राइंगल में देखें 30 डिग्री किस पॉइंट पर बना है, तो आपने देखा 30 डिग्री किस पे बना है? B पे बना है। तो स्टूडेंट्स एंगल M किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल B के। वजह क्या है? एंगल M भी 30 डिग्री होगा और एंगल B भी 30 डिग्री होगा। तो आइए हम मेंशन करते हैं यहाँ पे एंगल M इज इक्वल टू एंगल B। आगे आप देख रहे हैं एंगल N इज इक्वल टू, अब देखिएगा एंगल N कितने डिग्री का है। जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल N 60 डिग्री का है। एंगल N 60 डिग्री का। फर्स्ट ट्राइंगल में देखें 60 डिग्री किस पे बना है, तो आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री किस पे बना है? C पे बना है। इसका मतलब हो गया एंगल N भी 60 डिग्री का और एंगल C भी 60 डिग्री का। इसका मतलब एंगल N किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के।
उसके बाद आप देख रहे हैं एंगल ए किसके इक्वल होगा, आप देख रहे हैं एंगल ए 90 डिग्री का है। सेकंड ट्रायंगल में देखें 90 डिग्री किस पे बना है, वो एल पर बना है, तो 90 के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एल के। तो ये स्टूडेंट्स आपने फिल इन दी ब्लैंक्स भी सॉल्व कर दी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको एज एमसीक्यू एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और एज एमसीक्यू भी आ सकता है। ज़्यादा इसके चांसेस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आने के होते हैं, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क के लिए प्रिपेयर करना। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 3 को देख रहे हैं, चैप्टर क्वेश्चन 3 को आप देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle LMN. Triangle ABC is equal to triangle LMN. तो स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है कि इक्वल है। 2 ट्राइंगल्स आपके पास गिवन है, जैसे कि आप देख रहे हैं एंगल बी AC 60 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। 2 ट्राइंगल हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स। दूसरी ट्राइंगल भी आप देखिएगा, MLN 80 डिग्री, 40 डिग्री, X डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल LMN, फाइंड द अननोन X। जैसे कि आपने सुना दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दोबारा सुनिएगा, ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एंगल ए जो है, जैसे आप देख रहे हैं एंगल ए, आप देख रहे हैं एंगल ए कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। और अब दूसरी ट्राइंगल में देखिए 40 डिग्री किस पे बना है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 40 डिग्री एल पे बना है। तो इसका मतलब है कि एंगल ए वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एल के। उसकी वजह क्या है कि ये भी 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है। एंगल ए स्टूडेंट्स किसके इक्वल होगा, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एल के। वजह क्या है, दोनों कितने डिग्री के, 40 डिग्री के। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं एंगल बी, एंगल बी वो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। दूसरी ट्राइंगल में देखिए 80 डिग्री किस पे बना है, तो आप देख रहे हैं 80 डिग्री किस पे बना है, एम पे बना है। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुन लें ताकि आपको समझ आ जाए। एंगल बी कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का, और दूसरी ट्राइंगल में 80 डिग्री किस पे बना है, एम पे बना है। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि एंगल, इसका मतलब हो गया कि एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल एम के। उसकी वजह क्या है, दोनों ही 80 डिग्री के हैं। आपने देखा कि हमने ट्राइंगल में ए को इक्वल कर दिया एल के, बी के इक्वल कर दिया एम के। अब हमारे पास एक एक एंगल बच गया। फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सी बचा और सेकंड में क्या बचा आपके पास, एंगल एन। दोबारा देखें, सी फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल सी बचेगा, सेकंड में एंगल एन बचेगा। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कर दें। अब लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल एंगल एन। स्टूडेंट्स आप इसको कॉन्ग्रुएंट की बजाय इक्वल लिखेंगे बिकॉज आपने इसका आंसर फाइंड करना है, दैट्स वाई हम इसको इक्वल लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं एंगल सी वी हैव 60 एंड एंगल एन वी हैव एक्स। तो एंगल सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 60, और एंगल एन की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह एंगल सी जो है वो एंगल एन के इक्वल हो गया। इस तरह एक्स का आंसर आपके पास 60 डिग्री आ गया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन फॉर द फॉलोइंग गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो स्टूडेंट्स आपको अननोन का आंसर जो है वो फाइंड करना है। मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ ट्राइंगल्स की
फिगर बनाना, शेप बनाना क्वेश्चन में ज़रूरी है। आप शेप मेजर करके नहीं बनाएंगे, जस्ट अज्यूम करके बनाएंगे। आप स्केल के साथ इसको बनाएंगे, पेन के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ज़्यादा अफेक्टिव है कि आप इसको पेन से ड्रॉ करें। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ट्राइंगल को ड्रॉ करने लगा हूँ, देखिएगा। ये स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। आपको अननोन की वैल्यूज फाइंड करनी है। आप देखिए तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल क्वेश्चन में अवेलेबल है, एम एम और एक्स। एम एम का मतलब एम ही हो गया और एक्स हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट्स, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। ये एक ट्राइंगल है, जैसे कि आपने पढ़ा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगी दो ट्राइंगल्स में। थ्योरम नंबर 2 में आपने पढ़ा था। तो आइए विद रिस्पेक्ट टू थ्योरम नंबर 2 आप क्या कह सकते हैं कि एंगल बी वो इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल बी स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। तो आपने देखा वैल्यू ऑफ एंगल बी वी हैव 55 डिग्री। वैल्यू ऑफ एंगल बी वी हैव 55 डिग्री। अ वैल्यू ऑफ एंगल सी, एंगल सी की आपके पास स्टूडेंट्स क्या वैल्यू है? 5x प्लस 5। क्या आपके पास वैल्यू है? 5x प्लस 5। दोबारा देखिएगा, वैल्यू ऑफ बी हमारे पास एंगल बी की वैल्यू हमारे पास 55 डिग्री है और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास 5x प्लस 5 है। तो स्टूडेंट्स, आपने एंगल बी को एंगल सी के इक्वल किया। अब आप x का आंसर फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं ये 5 प्लस है, जो ही आप इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, वो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 55 में से आप 5 माइनस कर देंगे, 50 आ जाएगा। आपको पता है 5 के टेबल में 50 आता है, 5 1 जा और 5 10 जा। सो स्टूडेंट्स, x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। जैसे कि आप दोबारा देखिएगा, 5 प्लस था, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिए, 55 माइनस 5 50 हुआ, 5 को 50 से कैंसिल कर देंगे, तो x का आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप जैसे कि डायग्राम को देख रहे हैं, बी सी एक पूरी लाइन थी, आपने इसको हाफ कर दिया। दोबारा सुनिएगा, बी सी एक कंप्लीट लाइन थी, एक मुकम्मल लाइन थी, आपने ए डी से इसको हाफ कर दिया। अब स्टूडेंट्स, इसके दो हाफ बन गए। फर्स्ट हाफ का नाम होगा बी डी और सेकेंड हाफ का नाम होगा डी सी। दोबारा सुनिएगा, फर्स्ट हाफ का नाम होगा बी डी और सेकेंड हाफ का नाम होगा डी सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे दो हाफ बन गए। जैसे कि आपको पता है ये हाफ है तो इक्वल होंगे। दोबारा मेरी बात सुन लें, बी सी एक कंप्लीट लाइन थी, आपने ए डी से इसको हाफ कर दिया। हाफ, अब इसके दो पार्ट बन गए, यानी दो हाफ हो गए। फर्स्ट हाफ का नाम होगा बी डी और सेकेंड हाफ का नाम होगा डी सी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो हाफ है वो आपस में इक्वल होंगे। आप कह सकते हैं कि बी डी इक्वल होगा डी सी के। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ बी डी वी हैव 5m माइनस 3 और वैल्यू ऑफ डी सी वी हैव 2m प्लस 6। आपने देखा वैल्यू ऑफ बी डी वी हैव 5m माइनस 3 और वैल्यू ऑफ डी सी वी हैव 2m प्लस 6। आपको m का आंसर कैलकुलेट करना, आप देख रहे हैं ये 2m है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर। 2m, ये प्लस था, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये माइनस 3m है, ये उस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 3, 6 प्लस 3। तो आप देख रहे हैं 5 में से 2m माइनस कर देंगे, 3m आ जाएगा।
3 + 6 तो ये स्टूडेंट्स 9 बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं 3 1 और 3 3 तो स्टूडेंट्स m का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर दिया। अपोजिट एंगल्स को इक्वल किया तो हमारे पास x का आंसर आ गया। जैसे आप देख रहे हैं AB और एंगल B और एंगल C को इक्वल किया तो x का आंसर आ गया। जैसे आपने देखा कि आपने बाइसेक्टर बनाया था, ट्राइंगल का बाइसेक्टर बनाया था, तो बेस के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, BD और DC इक्वल हो गए, उन दोनों को इक्वल करके आपने m का आंसर फाइंड कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, इफ PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC देन फाइंड द अननोन्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसमें अननोन वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख रहे हैं इनकी शेप बनी है, सबसे पहला काम तो इनकी शेप को ठीक करना है। पहले मैं वही शेप बनाता हूँ जो बुक पर बनी है ताकि आपको इन्हें समझने में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स आपने राइट एंगल बनाना है, याद रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल, बुक पर ट्राइंगल बनी है तो मैं आपको इनको ठीक कर कर बना के देता हूँ। तो स्टूडेंट्स राइट एंगल बनानी है, ये देखिएगा स्टूडेंट्स राइट एंगल कब होगी, जब आपके पास 90 बिल्कुल स्ट्रेट हो। Q को आप ऐसे लिखेंगे, P को ऐसे लिखेंगे, R को ऐसे लिखेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट ट्राइंगल को ठीक करके ड्रॉ किया, ठीक करके ड्रॉ किया। आप देख रहे हैं आपके पास PR, आपके पास PR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपके पास QP की वैल्यू x है और आपके पास QR की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स मैंने फर्स्ट ट्राइंगल को आपके सामने सीधा करके ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट दूसरी ट्राइंगल को भी बिल्कुल आपने थोड़ा सा रोटेट करना है, सीधा करना है, तो वो भी आपके काम की बन जाएगी, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी। ये देखिएगा स्टूडेंट्स मैंने दूसरी ट्राइंगल को भी ड्रॉ कर दिया, इसका नाम होगा ABC, 3 सेंटीमीटर, y -1 और z ये 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया, 2 राइट एंगल्स को ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट 2 राइट एंगल को ड्रॉ कर दिया, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको पता है करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि QR कॉन्ग्रुएंट होगी AB के, QR कॉन्ग्रुएंट होगी AB के, QP कॉन्ग्रुएंट होगी BC के और PR कॉन्ग्रुएंट होगा CA के। दोबारा देखें, QR कॉन्ग्रुएंट होगा BA के, QP कॉन्ग्रुएंट होगा BC के एंड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू CA। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हम इन्हें करस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लिखूंगा QR इज इक्वल टू BA। मैंने आपको बताया भी था जब आपने वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप कॉन्ग्रुएंट की बजाय इक्वल लिखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप बुक में देख रहे हैं, QR का आंसर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और BA का आंसर आपके पास, BA का आंसर हमारे पास क्या है,
आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी सी फाइंड द अननोन वैल्यूज। आपको अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ट्राइंगल की शेप को थोड़ा ठीक करना होगा। तो आइए मैं आपको ट्राइंगल की शेप को ठीक करके ड्रॉ करके देता हूँ, आप देखिएगा इसको। ट्राइंगल की शेप आपने कुछ ऐसे बनानी है, राइट एंगल होना चाहिए, क्यू पे राइट एंगल है, आर है यहाँ पे और पी है, आप देख रहे हैं एक्स है 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स आप दूसरी ट्राइंगल को भी थोड़ा ठीक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, बी 90 डिग्री का है, ये 3 सेंटीमीटर है और y-1 है और z। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 की दोनों ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दी। आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। जैसे कि आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कब होती है, जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है, जैसे करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी। जैसे कि आप देखें पी क्यू वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ए बी के, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड है। क्यू आर वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, बी से के, उसकी वजह क्या है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। इस तरह पी आर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए सी के, उसकी वजह क्या है कि ये करस्पॉन्डिंग साइड है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप इक्वल करके अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पी क्यू वो इक्वल हो जाएगा ए बी के। पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। जैसे कि आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ पी क्यू हमारे पास x है और वो इक्वल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के। वैल्यू ऑफ पी क्यू हमारे पास x है और वैल्यू ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर। इस तरह x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्यू आर, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है बी सी, क्यू आर को इक्वल करेंगे बी सी के। आप देख रहे हैं क्यू आर को इक्वल करेंगे बी सी के। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ क्यू आर देखनी है। वैल्यू ऑफ क्यू आर अवेलेबल है 4 सेंटीमीटर और वैल्यू ऑफ बी सी अवेलेबल है जी। इस तरह स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर वैल्यू ऑफ क्यू आर है और z वैल्यू ऑफ बी सी है। इस तरह स्टूडेंट्स z का आंसर भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमने 2 करस्पॉन्डिंग साइड को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एक करस्पॉन्डिंग साइड रह गई, उसका नाम जैसे कि आप देख रहे हैं पी आर है और वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, ए सी के। पी आर किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, ए सी के। पी आर इज इक्वल टू ए सी। मैंने जैसे पहले भी बताया आप इक्वल इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ पी आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और वैल्यू ऑफ ए सी, वैल्यू ऑफ पी आर 5 सेंटीमीटर है और वैल्यू ऑफ ए सी हमारे पास वैल्यू ऑफ पी आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, वैल्यू ऑफ ए सी 5y-1। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और y-1 की वैल्यू, ए सी की वैल्यू y-1 है। अब देख रहे हैं ये y-1 है, इसको आप शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पर, ये माइनस है, इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। आपने देखा 5 में 1 प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6। y में 1 माइनस था, उसको आपने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पर, वो माइनस से प्लस हो गया। 5 में 1 प्लस कर देंगे, y का आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने करस्पॉन्डिंग साइड को कॉन्ग्रुएंट करके अननोन यानी x का आंसर फाइंड किया जो 3 आया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल करके अननोन यानी z का आंसर 4 सेंटीमीटर फाइंड किया। इस तरह करस्पॉन्डिंग साइड्स को कॉन्ग्रुएंट करके y का आंसर 6 प्रूव कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स हम समरी को डिस्कस कर लें। आइए
जो चीज़ें आपने इस यूनिट के अंदर पढ़ी वो सारी की सारी समरी में अवेलेबल हैं। हम उसको पढ़ लेते हैं ताकि वो एक दफ़ा सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए। तो आइए स्टूडेंट्स हम समरी को पढ़ते हैं। इन दिस यूनिट वी स्टेटेड एंड प्रूव द फॉलोइंग थ्योरम। आपने स्टेट और प्रूव किया। द फर्स्ट थिंग, इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, if one side and any two angles of one triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, then triangles are called congruent। तो स्टूडेंट्स आपने थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल के एक साइड और कोई दो एंगल्स वो करस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्राइंगल के साइड और दो एंगल्स के इक्वल हो तो आप इसको बोलते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। और वो कॉन्ग्रुएंट किस बिना पर होती है? विद रिस्पेक्ट टू ASA पोस्टुलेट, यानी एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि पोस्टुलेट आपके लिए समझना, आपके लिए याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही पेपर में आपको यही डेफिनेशंस आनी है। इसमें तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 90% चांस डेफिनेशन के होते हैं और 10% चांस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के होते हैं। तो आप समझ लें कि ये पोस्टुलेट समझना किस हद तक आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ये सेकंड पॉइंट बिल्कुल इसकी सेकंड थ्योरम का पॉइंट है जो आपने पढ़ा था। इफ़ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल के ऑपोजिट दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी। स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देखा था कि मैंने आपको बाकायदा तौर पर शेप ड्रॉ करके समझाया था, ऑपोजिट एंगल मेंशन किए, उसके बाद ऑपोजिट साइड्स भी मैंने मेंशन की और मैंने बताया था कि अगर दो साइड्स दो एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, ये आपके लिए बात समझना ज़रूरी है कि एक ट्राइंगल में दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो सकते हैं। तो आपको याद है कि मैंने आपको वो ड्रॉ करके दिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। थर्ड पॉइंट, इन एनी करस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three side of other, then two triangles are congruent। तो ये स्टूडेंट्स आपने थर्ड थ्योरम के अंदर सीखा था कि अगर एक ट्राइंगल के एक ट्राइंगल की तीनों साइडें दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट हों तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ये भी एक पोस्टुलेट है। आप जब थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 12 में जाकर तो ये सब चीज़ें, ये सभी पोस्टुलेट आपके बहुत काम आएंगी। उन स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट ने इन पोस्टुलेट को अच्छे तरीके से पढ़ा, समझा, सीखा होगा, उनके लिए थ्योरम्स को एंड करना, थ्योरम को सॉल्व करना, थ्योरम को समझना इंतहाई आसान होगा। तो आपने देखा कि एक ट्राइंगल में अगर तीन साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, तो वो ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू SSS पोस्टुलेट। मैंने बताया था आपको कि ये भी एक डेफिनेशन है जो पेपर में आती है। नंबर ऑफ टाइम मैं आपको बता सकता हूँ किस किस ईयर में ये डेफिनेशन आई है, तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, इसे भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इफ करस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये फोर्थ थ्योरम है, HS हाइपोटेनियस साइड पोस्टुलेट है। इसके लिए राइट एंगल होना ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा कि इससे पहले जितने भी आपने पोस्टुलेट डिस्कस किए उसमें आपने HS को डिस्कस नहीं किया। उसकी वजह क्या थी, या उसमें आपने राइट एंगल को डिस्कस नहीं किया, उसकी वजह आपने यही पाई कि वहाँ हमें राइट एंगल की ज़रूरत नहीं थी, हाइपोटेनियस की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपने राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रा नहीं किया। तो आप देख रहे हैं इफ़ इन द correspondence of two right angle triangle, the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other,
देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि आपने सुना कि अगर एक राइट एंगल में हाइपोटेनियस और एक साइड करस्पोंडिंग साइड और हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाए, यू कैन से दैट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइपोटेनियस दोनों ट्राइंगल के सेम होंगे, बट जो करस्पोंडिंग साइड है वो आपको सेम लेनी होगी। फर्ज करें अगर आप राइट एंगल की एक ट्राइंगल की बेस लेते हैं तो दूसरी ट्राइंगल की भी आपको बेस लेनी होगी। इस तरह अगर आप फर्स्ट राइट एंगल की परपेंडिकुलर लेते हैं तो दूसरी ट्राइंगल की भी आपको परपेंडिकुलर लेना होगा, इसको आप करस्पोंडिंग साइड बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने सुन लिया कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक हाइपोटेनियस और एक करस्पोंडिंग साइड, एक साइड और दूसरी ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और उसकी करस्पोंडिंग साइड अगर इक्वल हो तो ऐसी ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और ये विद रिस्पेक्ट टू HS पोस्टुलेट आप इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। आइए स्टूडेंट्स आखिरी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if there exists a correspondence between them such that all the corresponding side and angles are congruent। तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसमें आपको याद होगा कि दो ट्राइंगल्स में अगर करस्पोंडिंग साइड्स और करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हो तो ऐसी ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट साइड दूसरी ट्राइंगल की फर्स्ट साइड वो भी आपस में इक्वल हो, फर्स्ट ट्राइंगल की सेकंड साइड और सेकंड ट्राइंगल की सेकंड साइड अगर आपस में इक्वल हो, फर्स्ट ट्राइंगल की थर्ड साइड और सेकंड ट्राइंगल की थर्ड साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो ये करस्पोंडिंग साइड्स हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इस तरह फर्स्ट एंगल के इक्वल हो, सेकंड एंगल के इक्वल हो, थर्ड एंगल के इक्वल हो तो ये आपने करस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया। आप कह सकते हैं कि करस्पोंडिंग साइड और करस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इन ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, ये सवाल पेपर में आपको आ सकता है, मैंने बताया भी था। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी एज आपको आ सकता है डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और आपको ये भी सवाल आ सकता है डिफाइन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो दोनों में आपको यही जवाब लिखना होगा कि दो ट्राइंगल्स के अगर करस्पोंडिंग साइड और करस्पोंडिंग एंगल आप इक्वल कर देते हैं तो ट्राइंगल्स इक्वल हो जाती हैं। इसे आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।